हाँ, तो अब आप लोग पहले अपने डाउट्स डिस्कस कर लो, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। सर मेरा तो एक क्वेश्चन है। हाँ, ध्रुव। यस सर। हाँ, बोलो। सर क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय V इक्वल टू 2x स्क्वायर y। हाँ। फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू 1,3। हाँ, एक मिनट। v इक्वल टू कितना बताया? x 2x स्क्वायर y। 2x² y। y। यस। तो इसमें हमें याद आया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इक्वेशन लिखी थी, माइनस डेल वी और डेल एक्स आई। यस सर। नहीं है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे इसमें। और इसमें एक्स वाई जो आपके पॉइंट गिवन है वो वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सर लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछी है, पासिंग थ्रू 1,3। हाँ, तो 1,3 जब डेल वी बाई डेल एक्स निकालोगे ना, यहाँ पे मान लो ये किया, माइनस फोर डेल एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर 4xy इंटू आई, ये आ गया एक। तो प्लस 2x स्क्वायर जे। माइनस 2x² वेक्टर जे। ठीक है, ये दो आ गए ना। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू जो तुम्हारा पॉइंट है 1,3, x1 हो गया, y3 हो गया। 1,3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तुम्हारा। और ये मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दोगे, है ना। ओके। हाँ। नेक्स्ट उससे क्वेश्चन। सर हाँ, उससे क्या आएगा फिर? उससे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सर अगर मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर निकालना है तो डायरेक्ट आ गया, इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो, वेक्टर फॉर्म में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसमें इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछी है, मतलब इक्वेशन पूछी है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी इस पोटेंशियल के लिए? नहीं, एक्स की वैल्यू जो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, इक्वेशन तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उससे निकालते हैं ना। ये तो आई जे में दो पॉइंट होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा तुम्हारा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, एक पॉइंट पर आएंगे ना। ओके। इक्वेशन के लिए इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये तो एक्स वाई दो वेरिएबल है ना। तुम इसकी वैल्यू प्लॉट कैसे करोगे? एक्स वाई और ये 2x², ये तो तुमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है ना। तो पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट अप करके एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर नहीं, वो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से। हाँ, वही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पॉइंट भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, ये भी इसके ऊपर है ना। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं शायद समझा नहीं पा रहा सही से। देखो एक्स, नहीं सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ गया। अब ये जिस भी पॉइंट से पास हो रहा हो, मान लो ये 1,3 से पास हो रहा है, तो इसमें 1,3 वैल्यू पुट अप कर दो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर खाली इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन तो ये एक्स वाई के टर्म्स में आ गई है इक्वेशन। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आई ना, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पूछी है। वो दोनों तो एक और दूसरे पर टेंजेंट होती है। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है वो। सर एक ही बात है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फील्ड लाइन है उसी की तो इक्वेशन है ये। तुम बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है, अभी औरों ओ, को पूछ। ओके सर, ओके सर। सर सर अब लाइट चली गई, एक मिनट रुक जाओ अभी। अभी स्क्रीन आ रहा है। अभी 1 मिनट लगेगा क्योंकि लाइट चली गई थी। सर ब्लर आ रही है बहुत। हाँ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी फोकस हो जाएगा। लाइट गई थी ना, वो थोड़ा कनेक्शन लेने में टाइम लगता है, 1 मिनट।
आया फोकस? अभी नहीं आया। नो सर। नो सर, ब्लर आ रहा है बिल्कुल। अभी आएगा, अभी आएगा। तुम इतनी प्रॉब्लम बोलो क्या है। सर अगर हम किसी अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो उसकी मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी डायपोल की? इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फोर्स जीरो, और उसके ऊपर नेट टॉर्क वो भी जीरो होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा वो डाइपोल, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और फिर पॉजिटिव चार्ज उससे अवे होगा या फिर नियर होगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे रखेंगे? नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में होगा ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके सर, हाँ सही है। एंगल जीरो हो जाएगा ना। अब आ गया फोकस? नो सर। सर आ नहीं रहा, शायद आपको एक बार कैमरा देखना चाहिए हुआ क्या है। एक मिनट। आ रहा है अभी। वो वाईफाई स्टेबल होने में टाइम लेता है, एक आध मिनट का। तो शायद ज्यादा टाइम ले रहा है, एक दो मिनट। आप लोग डीपीपी क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सर थोड़ा ऊपर कीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा फिर। अच्छा, ये ऊपर या नीचे? नीचे बोल रहे हैं मतलब? ऊपर ऊपर सर। सर एक बार कट करके रिज्वाइन कर लो सर, हो जाता है उससे। सर कैमरा ऊपर नीचे करना, फोन ऊपर नीचे। बस भाई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इतनी मुश्किल से फोकस होता है। सर एग्जिट कर लो एक बार, फिर दोबारा रिज्वाइन कर लो सर, हो जाता है उससे। एक मिनट। हाँ, अब हो गया। नहीं वो सर। नहीं हुआ सर। नो सर। एक मिनट यार, वाईफाई चेक करके आना पड़ेगा। हेलो ध्रुव। एक Who's there? अबे मुझे पूछना था कि हाँ कल का बोल बोल। टेस्ट जैसे डीपीपी होती है वैसे ही होगा क्या? हाँ एक बार हर्षा से पूछ ले। हेलो सर। हाँ जी, अब हो गया। नहीं हर्ष। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही अब तो। हाँ सर ब्लैक आ अब रहा है।
अब देखो जरा। शायद आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ नहीं है भाई। वो स्क्रीन ऐसी आ जाती है ना, कैमरा ऑफ होता है तो। कैमरा अब ऑफ तो है भाई सर आपका। 1 मिनट। नहीं नहीं, कैमरा तो ऑन है। सर आ रही है, अब स्क्रीन मेरा आ रही ऑफ है। आ हुआ गई, है। अब आ गई। अब हो रही है सर, क्लियर हो रही है अब। सर थोड़ी आप थोड़ी क्लियर हो रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा ब्लर है। ठीक ठाक समझ आ रहा है सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। आप कंटिन्यू करो, इतने हो जाएगी सही। हाँ वो वाईफाई आ गया अब। पहले वो थोड़ा टाइम ले रहा था। हाँ डाउट पूछो भाई जल्दी, क्लास भी तो लेनी है तुम लोग, और जल्दी जल्दी पूछो। हाँ बताओ। कोई और डाउट है डीपीपी का? सर फिलहाल तो नहीं है। ठीक है तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। यस सर, मैं मेरा है सर, मेरा है। किसका? ध्रुव। सर ध्रुव। हाँ ध्रुव सर बोलो जल्दी। सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? दोनों जो चार्ज है उस पे अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग फोर्स आएगी, और ओके। नेट फोर्स उनका डिफरेंस होगा। तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, ओके। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो उन दोनों फोर्स का जो नेट डिफरेंस होगा, वेक्टर सम यानी डिफरेंस आएगा, वो नेट फोर्स होगी। ठीक है। ओके सर, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म में होगा ना सर? हाँ नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म में तो नेट फोर्स जीरो होगी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सर स्क्रीन अभी भी ब्लर आ रही सर अब ज्यादा ब्लर हो गई ब्लर सर। आ रही है। स्क्रीन तो यार मैंने टच भी नहीं किया है। सर एक बार वाईफाई बंद करके खोलो वापस। सर सर एक एक बार बार ना एग्जिट एग्जिट कर। करके रीज्वाइनिंग करिए। सर यस, उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है फिर मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हो गई सर, क्लियर है। सर आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है। हाँ अब आ ठीक है। गई सर, आ गई हाँ सर, आ गई। तो यस लास्ट सर। क्लास में हमने करंट रेजिस्टेंस की कुछ कॉम्बिनेशन देखे थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़े आगे और बढ़ते हैं। अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो मान लें कोई कंडक्टर है और इसमें हमने ये सेल अटैच कर दिया। तो ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और वो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स Q इंटू ई,
इतनी फोर्स होगी। इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m। और अगर हम यहां से देखें V इक्वल टू U प्लस AT, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑल इलेक्ट्रॉन थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अगर उनका वेक्टर सम करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, तो नेट इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम 0 आएगा। इसलिए नेट वेलोसिटी 0 प्लस दिस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये टाइम हमारे पास है इस इलेक्ट्रॉन की दो कोलिजन, जो भी दो सक्सेसिव कोलिजन होंगे उसके टाइम इंटरवल को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये किसी से टकराया, इसकी वेलोसिटी 0 हुई, और टकराने के बाद जब दूसरा इससे जस्ट दूसरे एलिमेंट, दूसरे किसी भी आयन से ये कोलिजन होने वाला है, उससे पहले इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो जाएगी। इसे हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू E/m इंटू टॉ। इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने एक कंडक्टर लिया, इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी से ए की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। और करंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ मानते हैं, ए टू बी ये करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट नेगेटिव चार्ज जिधर भी मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, हमें इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो उसके लिए पहले हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स फाइंड की, फिर हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, और फोर्स और एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हमने V इक्वल टू U प्लस AT। इससे बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इसमें जो टाइम है वो इसके दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सर VD का मतलब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। सर हमने ये कंसिडर करा है कि चार्ज मूव नहीं कर रहा शुरुआत में। टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। हाँ बोलो। सर हमने ये कंसिडर करा है कि ये शुरुआत में मूव नहीं कर रहा। नहीं नहीं, हमने ये कंसिडर नहीं किया, बल्कि ये कंसिडर किया है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे रैंडमली मूव कर रहे थे पहले, फील्ड लगाने से पहले। तो जो भी इनकी वेलोसिटी, उनका वेक्टर सम हमें तो सबका लेना है, सबका लेना है एवरेज। ओके ओके करेंगे वो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने वो 0 ले लिया। ये एवरेज वेलोसिटी आ रही है। ठीक है सर। हाँ, तो इससे हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, और इसके बेसिस पर अब हम करंट का डेरिवेशन करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ, देख लो ऊपर। सर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यही होता है ना कि एक कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। फिर से बोलो। एक कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, दूसरे कोलिजन तक। ये वो एवरेज वेलोसिटी है। दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम इसको एवरेज वेलोसिटी मानते हैं। मतलब हर दो कोलिजन के बीच में उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट इतनी होगी। ओके सर। तो ये बहुत कम आती है, ये बहुत कम आती है, स्मॉल वेलोसिटी आती है, कुछ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसे आती है। तो बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब हम करंट के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हाँ, सर, उसके लिए तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना। तो एक्सेलेरेशन तो फोर्स तो कांस्टेंट ही है, क्यू इंटू ई। ओके ओके ओके, मास भी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी ओके। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट I and drift velocity VD। अब हम इसके बीच का एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ये हमारा कंडक्टर है। करंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम Q बाई टी। और Q चार्ज निकालना है मुझे। इसके लिए मैंने एक टर्म ली, नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर आ गए, और इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल चार्ज आ गया। तो टोटल चार्ज की वैल्यू इतनी होगी, जहां पे नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। इसको ये वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इसका वॉल्यूम हो गया जो भी कंडक्टर है, ये इसका एरिया है और ये इसकी लेंथ है। तो एरिया इनटू लेंथ, इसको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर आ गए, और उतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई चार्ज होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ गया। अब देखें जरा टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करने में। टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है लेंथ है, और स्पीड है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टाइम आ गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ पुटअप कर दे रहा हूं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू है मेरे पास एन ई ए एल, और ये है एल अपॉन वी डी। तो एल और एल कैंसिल हो जाएंगे। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा बताना क्या होता है। हाँ, अभी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन आ गया। इस डेरिवेशन को एक तो समझ लें, कोई डाउट हो तो अभी समझाऊंगा फिर से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लेते हैं। नॉर्मली कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी टेम्परेचर की वजह से रेंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो नेट अगर वेलोसिटी का सम करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वो एक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वो सब डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उन सबका वेक्टर सम निकालेंगे वेलोसिटी का तो वो जीरो आएगा। इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता इनिशियली जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला लो पोटेंशियल है, इसको मैं P पॉइंट ले रहा हूँ, इसको मैं Q पॉइंट ले रहा हूँ, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पे जाएगा। तो करंट हाई से लो पे जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज उल्टा जाएगा Q से P की तरफ। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल लगा दिया, तो उस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इसमें। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ V बाई एल, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी Q इंटू ई से, Q इंटू ई, और फोर्स अपॉन मास की वजह से एक्सेलेरेशन लगेगा। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लग रही है उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है इधर, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है।
तो सर जो एक्सेलरेशन से मूव करेगा उसे ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो ड्रिफ्ट, उसका ये एक्सेलरेशन हो और ये वेलोसिटी है। तो हमने जनरली इसको एवरेज वेलोसिटी हमने ये मान ली है। सर चार्ज को NaLe क्यों लिया, ये मतलब इसलिए, डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए था इसकी जगह, चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना चाहिए एनी था, एन N होना चाहिए करना चाहिए था, n इंटू ई ले लेते, है ना। था। यस सर। हाँ, पर वो तब लेते जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। अब ये नंबर नहीं है, नंबर डेंसिटी है, नंबर अपॉन वॉल्यूम है ये। सर अपॉन में वॉल्यूम है तो और पर अपॉन में ए प्लस ए इंटू एल होना चाहिए। नहीं, तो फिर उसे डिवाइड नहीं करते हैं। अरे वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं ना अपॉन कैंसिल वॉल्यूम है, करने के लिए। हाँ मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल होगा तभी तो नंबर आएगा वो। तो सर मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता होता, नंबर डेंसिटी पता होती है, इसलिए हमने ये यूज किया है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नंबर तो डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम ले रहे हैं कंडक्टर का। तो वो कंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नंबर डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो तो। वॉल्यूम साइज चेंज करेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, तो इसलिए ये जो है ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, नंबर डेंसिटी। इसलिए नंबर इनटू वॉल्यूम, उससे नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ये नंबर आ गया इनटू ई। इसलिए क्यू निकाला, क्यू बाई टी से करंट निकाला। नोट कर ओके लो। सर। हाँ, डन सर। नोट हो गया। यस सर, डन। गॉड, देखो भाई, ये डेरिवेशन है, ये सब रटने वाली चीजें हैं। फंडामेंटल्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सब लर्न करने वाली चीजें हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना है ना। सीबीएसई में आएगा इसका डेरिवेशन? हाँ, ये सीबीएसई में ही आएगा, कंपटीशन में तो आएगा नहीं डेरिवेशन। जो भी डेरिवेशन है वो सब सीबीएसई में ही आने वाले हैं, कंपटीशन में कहीं डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं इससे। और इसी से हमारा ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी होता है। आई है हमारे पास NeA/VD, अभी हमने ड्राइव किया। इसमें VD हमारे पास E/E/m/τ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है V/L इक्वल टू V/L। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अपॉन लेंथ, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। इस VD की वैल्यू को मैं इसमें I में रख देता हूँ, I इक्वल टू NeA, और VD की जगह मैं ये रख रहा हूँ ये इस फॉर्म में आ गया। और मैं इन सब टर्म्स को लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, m अपॉन इसको लिख सकता हूँ मैं V
अपॉन आई, और ये जो v अपॉन आई आया यही रेजिस्टेंस आर है, और ये कांस्टेंट है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर डेंसिटी है, जो कि जो भी मेटल होगा या कंडक्टर होगा उसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और जो टॉ है वो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो टॉ भी कांस्टेंट। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए सर ई को v बाय एल कैसे लिख दिया? यस सर, ये तो फॉर्मूला होता है। क्या? E को VL, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भूल गए क्या हम? ओके, माइनस dV बाई dr था ना, तो सर यहाँ पे v पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये अलग है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ओके सर, ओके। यहाँ ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, क्या लिख दे रहा हूँ, v पोटेंशियल डिफरेंस। तो v अपॉन आई आर, और इस ये जो प्रॉपर्टी है m अपॉन एन स्क्वायर टॉ, इसी का नाम रेजिस्टिविटी है। तो R इक्वल टू ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी हो गया और रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन भी हो गया। सर ये मास इलेक्ट्रॉन का है? ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इसी को हम रो बोलते हैं, तो रो L अपॉन ए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, यहां से ही आ गया रो। ओके सर, आपने पहले डायरेक्ट लिखवा देता ना ये। हाँ हाँ, वो पहले आसान फॉर्म में किया है, और पहले दिन डेरिवेशन कर देता तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल टेस्ट खराब हो जाता। यस सर। सर हाँ जी, सर वैसे E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dl, माइनस का क्या हुआ? माइनस को छोड़ दो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ले ली ना, डायरेक्शन तो कंसेप्चुअली कंसीडर करनी थी ना, माइनस का ये हुआ। अच्छा सर, हाँ, इसका नाम फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है ये, हमें समझना है क्या हो रहा है ना। ओके सर। हाँ, नोट कर लो यहां से, फिर आगे चलता हूँ। सर हो गया नोट। और ये जो रो आया यहाँ पर, रो है, तो जो भी रो के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो इससे करने हमें। ये रो मतलब रेजिस्टिविटी। सर एक बार ये डेरिवेशन दोबारा बना दीजिए। हाँ, एक बार फिर से बताऊंगा। और कंडक्टिविटी हमने डिफाइन की है, रो के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, 1/रो। तो ये हमारा कंडक्टिविटी है सिग्मा, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये 1/रो है। एक बार फिर से डेरिवेशन बता रहा हूं। तो इस चैप्टर में ये मेन डेरिवेशन में से एक है, तो इसलिए बहुत पूछे आता है, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। आई इक्वल टू एन, ये वीडियो लिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हमने फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम इंटरवल v इक्वल टू u प्लस at, ये एक्सलेशन इनटू टाइम, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली, और e को हमने v बाई एल रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ,
और ये सब जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली इसको मैं आई वाले एक्सप्रेशन में पुटअप कर दिया। उसके बाद हम वी और आई ये एक तरफ ले सर ये वाला ये आई इक्वल एन ई ए ई वाला एक्सप्रेशन कौन सा इससे पहले इससे पहले वाला। ये यस सर। हाँ एन ई ए और जो ये जो वीडी है वीडी की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल के यहाँ कॉपी कर दी ना, ये यहाँ से ये सेम वैल्यू जो यहाँ लिखी है वो यहाँ लिख दी है ना। ठीक है। हाँ वो तो कॉपी किया हमने। उससे हमारा v अपॉन आई जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे कांस्टेंट होगा, इससे ये भी प्रूफ हो गया v अपॉन आई कांस्टेंट होता है क्योंकि सब वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए v अपॉन आई अगर कांस्टेंट है तो यही ओम्स लॉ है। सर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने टाइम को टी लेट लिखा ना, किसको नहीं लिया। नहीं, आवाज फिर से बोलो। सर टाइम को हमने टी क्यों लिया, टॉक्स क्यों लिया है? तो इसलिए कि ये नॉर्मल टाइम नहीं है, इसका नाम सबने टॉय रखा है, ये रिलैक्सेशन टाइम है यानी दो टक्कर के बीच का टाइम, ये डिफाइन करने के लिए कि ये स्पेशल टकरा रहे हैं वो वाला टाइम है, इसका नाम हमने टॉ रख दिया। तो हमने एक नोटेशन बना दिया इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये टॉ होता है, ठीक है। सर रेजिस्टिविटी तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला भूल गए हम, रो इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी नहीं लिखवाई थी। यस सर ठीक है। हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर्स की, और सेमीकंडक्टर की उल्टी है, रिड्यूस होती है, ठीक है। सर यहाँ जो टी है वो तो टाइम है ना? नहीं वो अल्फा टी में सर रेजिस्टिविटी में जो m अपॉन एन ई स्क्वायर टी वो तो रिलैक्सेशन टाइम है ना? हाँ, ये टॉप रिलैक्सेशन टाइम। ओके सर। और रिलैक्सेशन टाइम है, अभी 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 तो पढ़ा था हमने सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, ठीक है। सर नीचे का दिखा दो। हम्म, सर नीचे का दिखा दीजिए। हाँ देखो ओके सर हो गया। सर डन। हाँ सबका हो गया, आगे चले। सर कंडक्टेंस जैसा भी कुछ होता है? हाँ कंडक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी है, ठीक है। ओके सर। यहाँ लिख देता हूँ G1/R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल G उसे कंडक्टेंस कहते हैं, ये कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। सर ये सिंबल क्या है कंडक्टेंस का? जी से डिनोट करते हैं जनरली कंडक्टेंस को। ठीक। यहां तक हो गया, आगे चलो। यस सर। यस सर। तो ये याद हो गया, 1/ρ को हम कंडक्टिविटी सिग्मा कहते हैं और 1/r को कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक और डेरिवेशन है, उसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हैं ओम्स लॉ की। हमारे पास ये फॉर्मूला था, अब एक और नई क्वांटिटी आ गई J, जिसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी।
और ये करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां से ए अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा यानी वीडी, और वीडी में मैं फिर से वो वैल्यू रख रहा हूं ई बाई एम इंटू टॉ। इसको मैं यहाँ फिर से रख रहा हूं तो जे इक्वल टू और एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ, ये रो की वैल्यू है, रो कंडक्टिविटी, और 1/रो कंडक्टिविटी। हाँ ये रेजिस्टिविटी और 1/रो कंडक्टिविटी। और इसमें अगर मैं वेक्टर लगा दूं तो ये वेक्टर फॉर्म में, तो ध्यान रखेंगे करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई, इससे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। तो इसका डेरिवेशन भी काफी पूछा जाता है और ये अच्छे न्यूमेरिकल में भी कई बार इसको यूज करेंगे हम। जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो करंट डेंसिटी हम इस रूल से फाइंड कर लेंगे। नोट करो। और कल आप लोगों का टेस्ट है, 25 क्वेश्चंस आएंगे, पता होगा आप लोगों को। सर मेंस टाइप होगा? हाँ मेंस टाइप होगा। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कल। और आपका सिंगल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैरेक्टर। कैपेसिटर भी उसके अंदर है, सब चीजें जो भी आपने किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंक्लूडिंग कैपेसिटर, सब चीजें आएंगी। ठीक है। ओके सर। सर न्यूमेरिक भी आएगा 5? इंटीजर टाइप 5 आएंगे न्यूमेरिक सर। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव। सर इंटीजर टाइप नहीं होगा कोई भी? वो तो पेपर में ही पता चलेगा, देखना। और सर वो अच्छा मल्टीपल सर, सर करंट स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। हाँ यही तो समझा रहा हूँ, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। सर जे जे करंट डेंसिटी है यहाँ पे। ये करंट डेंसिटी है, आई अपॉन ए। ओके सर। तो सर यानी ये किसी प्लेन सरफेस के लिए गिवन होगी ना, मैं किसी थिन हाँ शीट वगैरह के लिए? ये कहीं भी हो सकती है, किसी भी मीडियम में। मीडियम होगा ना वहां पे यस। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो कंडक्टिविटी होगी वहां। यस सर। तो उस मीडियम के अंदर जे जो करंट डेंसिटी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इस रूल से फाइंड करेंगे। सर ये इनका डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है? ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया क्योंकि सिग्मा तो स्केलर है ना। ओके ओके ओके, समझ गया सर। सर इस लो को कैसे डिपिक्ट कर रहा है, ओम्स लो को कैसे शो कर रहा है क्योंकि इक्वेशन? यहाँ पे भी हम करंट ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं ना, तो ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाता है क्योंकि हमने करंट यूज कर लिया यहाँ पे और रजिस्टिविटी यूज कर, ओके सर। करंट और रजिस्टिविटी यूज कर रहे हैं ना। तो जहां भी करंट और रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो वहां पे वो ओम्स लॉ होता है। ओके सर। नोट हो गया सबका? यस। अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है।
फर्स्ट लॉ है सिग्मा आई इक्वल टू 0 और आई इनकमिंग इक्वल टू आई आउटगोइंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो ये मान लो 10 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। तो अगर यहाँ 4 एम इसमें 10 और 2 एम्पियर करंट आ रहे हैं इस जंक्शन के पास। ये P एक पॉइंट है, जंक्शन है। इस ये दो वायर हैं, इसमें 10 एम्पियर 2 एम्पियर 12 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जितना करंट आएगा उतनी करंट इससे बाहर जाना चाहिए। तो अगर यहाँ 4 एम्पियर आ रहा है तो ये 8 एम्पियर होगा, जिससे कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का सम इक्वल रहे। इसे हम जंक्शन लॉ कहते हैं। तो हर पॉइंट पर ये रूल हम सेटिस्फाई करेंगे, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इसी को हम सिग्मा ई जीरो कहते हैं। यानी नेट अगर हम सम लें किसी भी इनकमिंग, एक को हम पॉजिटिव ले लें दूसरे को नेगेटिव ले लें, तो उन सबका अलजेब्राइक सम 0 होगा। तो सिग्मा ई जीरो या आई इनकमिंग करंट इक्वल टू आई आउटगोइंग करंट। तो पहला रूल एकदम सिंपल है, बताओ क्लियर है सबके लिए? यस सर। और इसी को हम, क्योंकि ये करंट मतलब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ भी कहते हैं। ठीक है। नोट हो गया? यस सर। ओके, हटा दे रहा हूं मैं इसे। अब देखते हैं दूसरा रूल, सेकंड लॉ। जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। सर ऊपर का दिख नहीं रहा। अब ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल का सम, राइज और फॉल दो तरह का पोटेंशियल होगा। एक कुछ लूप के अंदर अभी देखेंगे हम, पोटेंशियल इंक्रीज और पोटेंशियल डिक्रीज, उन सबका जो भी सम होगा वो 0 होगा। यानी नेट पोटेंशियल राइज एंड पोटेंशियल फॉल का अलजेब्राइक सम 0 होता है। इसे हम लूप लॉ कहते हैं। तो इसको हम एक पहले साइन कन्वेंशन लेंगे। नेगेटिव टर्मिनल। साइन कन्वेंशन वो क्या है, अगर ये हमारी चॉइस है पर मैं ये लेता हूं, पोटेंशियल राइज है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप है, कम हो रहा है हमारे रास्ते में आगे जाने से, तो इसे हम माइनस में लेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो
अब मैं इनकी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, मैंने ऐसे ले लिया कुछ भी रैंडमली। 5 ओम, 6 ओम, और ये कुछ वोल्टेज ले रहा हूं मैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और ये 6 वोल्ट। और अब मैं यहाँ पे इनके नाम रख रहा हूँ A, B, C, D, F and G। तो इस सर्किट में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। तो इसमें दो ये लूप कहलाते हैं, ये जो छोटे वाले बन रहे हैं, ये छोटे लूप, ये दूसरा लूप या मैश कहते हैं। और एक ऐसे बड़ा देखें तो ये बड़ा वाला भी लूप आ जाएगा, ऐसे बड़ा वाला। तो इसमें दो छोटे बन रहे हैं और एक बड़ा मैश बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर ई पॉइंट मिस कर दिया आपने। बताओ क्या मिस कर दिया? सर एक का पोटेंशियल भी मिस कर दिया आपने, बस 6 जो और 5 के 5 और बीच का। 6 ओम के बीच में है। हाँ। सर F और G के बीच में जो है। अच्छा ये, हाँ, इसको 3 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो अब देखते हैं इसमें मैंने करंट, अभी हमें पता नहीं, तो हमारी चॉइस है। मैंने करंट इधर इसके अंदर, इस पूरे लूप के अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें मैं मान लेता हूँ I2 करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें ऐसा ले लिया करंट एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें ये क्लॉकवाइज। तो पहले मैं जंक्शन लॉ लगाऊंगा B पॉइंट पर। I1 करंट इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए इससे जो करंट इधर जाएगा वो होगा I1 प्लस I2, ऐसे इसमें नीचे की तरफ। और ये इसमें ये यहाँ भी I2 है, क्योंकि एक ब्रांच में तो I2 रहेगा, और ऐसे ये I1 है। अब देखो मैं यहाँ से पहले मैश ले रहा हूँ, A B F G A। तो रूल समझ लेंगे कैसे करना है। मैं इसमें A से B ऐसे ट्रेवर्स करूंगा, ऐसे रास्ते में जाऊंगा, A से B, B से इधर F, F से G, G से ऐसे मूव करूंगा। और मेरे रास्ते में अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो मैं प्लस लूंगा, और पोटेंशियल कम होगा तो माइनस लूंगा। यहाँ पे चले ये 3 ओम के क्रॉस, I इंटू आर, करंट मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने में कम हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस। नहीं दिख रहा। इतना ही ठंडा था बेटा, पानी खुला नहीं है, कैन खोलेगा तब होएगा बेटा, कैन में से खोल दो, बर्फ डाल दीजिए इसमें। अब दिख रहा है? यस सर। I इंटू आर, I1 इंटू 3 किया मैंने, ध्यान से समझेंगे, I1 इंटू 3। इसमें करंट इधर मूव कर रहा है, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, हाई से लो की तरफ, इसलिए पोटेंशियल कम हो रहा होगा, इसलिए मैंने ये माइनस में ले लिया, ठीक है। अब मैं इस सेल पर आया, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसलिए +2 ले लिया। पहले मैं B तक पहुंचा हूं, फिर बात करता हूं, ठीक है। और 4 वाले में -4 I1, और 3 वोल्ट में -3। मैं A से चला था, अभी B तक पहुंचा हूं। पहले बताओ, यहाँ पे देख लो, यहाँ तक आया समझ में? यस। पहले वाला एक बार बता दीजिए। ये I1 इंटू 3 लिया मैंने, I1 इंटू 3 IR, V इक्वल टू IR लगाया मैंने, ठीक है। सर ये माइनस क्या तो कैसे हुआ? माइनस इसलिए हुआ कि ये करंट की डायरेक्शन यही है, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ओके।
याद रखना है वाटर की तरह है, जैसे वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है ऐसे, तो करंट भी हाई पोटेंशियल से लो, तो इसलिए पोटेंशियल कम हो रहा है रास्ते में, तो इसलिए माइनस हो गया। तो करंट की डायरेक्शन में हमेशा माइनस होगा। और सेल के लिए जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे आएंगे तो प्लस, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस, तो ये सेल का प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब मैं बी से इधर एफ की तरफ आ रहा हूं, तो इधर हो गया -7 इंटू I1 प्लस I2। ये करंट की डायरेक्शन में गया मैं, तो यहाँ भी माइनस होगा पोटेंशियल। अब मैं इधर आऊंगा एफ से इधर 5 में, और करंट किधर ही आ रहा है इसमें I1 इधर ही आ रहा है, इसलिए ये भी माइनस होगा, -5 I1। और फिर मैं यहाँ 3 पर आ गया, तो माइनस से प्लस, +3 होगा। यहां तक ठीक है? यस सर। अब आगे चले इस वाले में, तो इसमें क्या होना चाहिए, माइनस या प्लस? सर माइनस। माइनस। ठीक है, इसमें भी माइनस। इसमें -1, और इस 2 में क्या लिख दो, -2। -2i। और ये चला था ए पर वापस आ गया, तो ऐसे ही करना है, इन सब के क्रॉस लिख के फाइनली इक्वल टू 0। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। मेरे पास 2 वेरिएबल हैं I1 एंड I2, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, वो मैं इस मैश से अभी लिखूंगा। पहले यहां तक बात कर लेता हूँ। यहां तक समझ में आ गया? सर मैश का मतलब क्या है? सर मैश का मतलब क्या है? मैश मतलब लूप, ये जो क्लोज लूप है इसका नाम मैश भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं। ये ओके सर। इसका नाम मैश है। सर हमने करंट की डायरेक्शन कहीं से भी कहीं ले सकते हैं हम? कोई भी हमारी चॉइस है, इसलिए कि अगर ये सही होगी, दो ही डायरेक्शन है ना, या तो इधर होगी या इधर होगी। यस सर। जब सॉल्व करेंगे, अगर I का आंसर या I1 का आंसर प्लस में आया तो ठीक है, माइनस में आया तो उल्टी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप से आ जाएगा। ओके सर। अब मैं इस लूप पे जा रहा हूँ, मैश नंबर 2 पर। सर एक बार नोट कर लें इसे। हाँ, इसको नोट कर लो, चलो फिर मैश 2 पे चलूंगा, नोट कर लो पहले। सर अरे सर हाँ, आगे बोलो। सर 5 के साथ I1 क्यों लिया? ये I1 करंट जा रहा है इधर, तो ये भी तो I1 आ रहा है ना इधर, I1। सर I1 प्लस I2 नहीं होगा? भाई ये तो एक ही लाइन है ना, ये पूरी I1 प्लस I2 तो यहाँ आया था, इसमें तो I1 था ना, तो इसमें आधी लाइन में I1 प्लस I2 और आधी में I1, ऐसा थोड़ी होगा, होगा क्या? जब तक ये सिंगल लाइन है ना ये, तो इस पूरे में I1 करंट रहेगा। ओके सर। ये I1 प्लस इधर आया था ना, I1 चला गया, I2 इधर डिवाइड हो गया इसमें। सर नीचे 3 पॉजिटिव क्यों है? फिर से बोलो क्या? सर ये नीचे जो 3 है वो पॉजिटिव में क्यों दिया? ये वाला 3, अच्छा। जब यहाँ पर आए तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसलिए ये प्लस में आ जाएगा, इसलिए प्लस में लेना पड़ेगा। पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे आ रहे हैं तो बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है सर एक मिनट, उनके साथ क्यों नहीं लिया? फिर से बोलो, किसके साथ? सर ये उनके साथ नहीं लिया। नहीं, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर साथ नहीं लिया। आवाज कट रही है तुम्हारी, 1 मिनट, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। उन्नति टाइप कर रहे हैं? उन्नति टाइप करके बोल दे, फिर कोई और रिपीट कर देगा। ओके ओके, टाइप इट जस्ट। बीच में रुक जाओ, उन्नति बोलो। हाँ,
सर वो कह रही है कि 2 के साथ आई क्यों नहीं लिखा। 2 कहाँ पर है ये? नहीं सर, उसके अगले वाला है जो 2 वोल्ट वाला है। तो ये अच्छा, तो ये 2 वोल्ट है। आई इंटू आर, आई इंटू आर में ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्ट वोल्ट तो ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी करनी है हमें सेल में। ये तो ऑलरेडी वोल्ट है। आई करंट में ही मल्टीप्लाई करनी है, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्ट ऐसे ही लेंगे, वो तो डायरेक्ट वोल्ट है। सर स्टार्टिंग वाला, गॉट इट, शी गॉट इट। हाँ, स्टार्टिंग वाली तो बता रहा हूँ। ये जो 2 है इसी की बात हो रही है ना? यस सर। ये 2 यहाँ पर है, ये रहा। ये 3i1 लिया था ना ये माइनस में, और यहाँ पर ये 2 वोल्ट है। तो 2 वोल्ट को तो 2 ही लेंगे। जहां जहां करंट होगा वहां करंट इंटू रेजिस्टेंस करना है हमें। सर यस। तो इसका मतलब जब भी हम किसी करंट और रेजिस्टेंस का केस लेंगे तब नेगेटिव होगा। करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। अगर हम ऐसे जा रहे होते उल्टे तो प्लस में होता, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो। ओके सर। हाँ, हम हमारे डिपेंड। सर यस। यहाँ पे टोटल टर्म सिर्फ +5 है और बाकी सारी नेगेटिव है, तो ये सारी मिलाकर 0 कैसे हो सकती है? नहीं तो आई की वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगी सर्किट में इस तरह से कि वो 0 हो जाए। ठीक है। ओके, आई की वैल्यू वेरी करेगी मतलब हर जगह? पहले वो हमें थोड़ी मालूम नहीं है, वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाली होगी ना अपने आप। ओके। सॉल्व थोड़ी हुआ है ये दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, इनको सॉल्व करके अपने आप ऐसी वैल्यू आएंगी कि इसका सम 0 होना ही चाहिए। ओके सर। हाँ, और ये जो पोटेंशियल राइज और ड्रॉप होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन है, एक तरह की एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसलिए वो हमेशा वैलिड है, हमेशा 0 होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया है, लिख रहा हूँ। तो ये वाला रूल एनर्जी कंजर्वेशन वाला रूल है। ठीक है। ओके। यहाँ तक सबका हो गया, आगे चलो मैश, दूसरी मैश में। यस सर, यस सर। हाँ, अब देखो इस मैच के लिए हमारी चॉइस है, हम चाहे तो क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता है। ठीक है। या तो हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज, हमारी चॉइस है ये। इसमें मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ठीक। मैश बी सी डी एफ एंड बी, बी सी डी एफ और बी, ऐसे जा रहा हूं मैं इसमें। तो यहां से आ गए देखो। अब 5i2 अब पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? करंट इधर फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और मैं ऐसे जा रहा हूँ राइट में। तो सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। लो से हाई पे जा रहे हैं इसलिए प्लस में हो गया। ठीक है। +4 इधर 6i2, इधर +5 वोल्ट, इधर 7i2। तो यहाँ डी तक आ गया मैं, डी तक देखो, कोई डाउट है? सर बी थोड़ा से, सा ऊपर कर दो। हाँ नहीं नीचे मतलब सर्किट नहीं दिख रहा। आप ठीक है। तो मैं यस सर। डी से सी पर आ गया, डी तक आ गया, डी तक लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करता हूँ।
सर और थोड़ा नीचे कर दो सर। ओके सर। हाँ विजिबल है। यस सर। अब मैं इधर आ रहा हूँ डी से आगे, डी तक ठीक है। यस सर। मैं इधर आया, इधर ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर सर अगर हम दूसरे डायरेक्शन से लेते तब से साइंस का डिफरेंस आता ना। सर सारे माइनस आते फिर तो। नेट वही रहेगा, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ सर मैंने वैसे किया था। सर मैंने भी वैसे ही किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस और फिर इधर आए +6 और फिर इधर आए, इधर भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +7I1 प्लस। ऐसे ये दूसरी मैश की इक्वेशन आ गई, सब चेक कर लो। यस सर यही आई थी। हाँ अगर हम ऐसे अपोजिट ऐसे आएंगे तो सारे माइनस में जाएंगे, इक्वेशन सेम ही रहेगी। सारे माइनस हो जाए तो यस सर। सब इन दोनों को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ ये दो इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं करना है, मतलब कर सकते हैं हम, खाली मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज्यादा सेल ले लिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है। ओके सर। हमारे एग्जाम में इस सेल कम आएंगे, ये मैंने ज्यादा ले लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन है, दो फिर से बोलो। सॉरी सर वो हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। श्योर सर। यस सर। सर ये सारे करंट से दूसरी डायरेक्शन में थे इसलिए आपने हर एक को पॉजिटिव लिया। हाँ ये सब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो करंट यहाँ पे देखते हैं, करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो की तरफ, हम Yes, जा रहे sir. हैं राइट, जा रहे हैं राइट में, लो से हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है हमारा, यस सर। इसलिए प्लस में लिया। ठीक है। ओके और सेल के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में आ रहे हैं हम, पूरे रास्ते में नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में, इसलिए प्लस में लिया। इसलिए बढ़ता जा रहा है। सर किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटर के अरेंजमेंट के लिए भी वैलिड है? हाँ कैपेसिटर में भी वैलिड है। ओके सर। वहां पे जैसे हमने यहाँ पे IR लिया, IR वहां पे Q/C करना है, चार्ज करंट की जगह चार्ज Q लेना है और Q/C कर देंगे। ठीक है। ओके सर। तो फिलहाल यहाँ पे देख लें, ये समझ में आ गया। अब आगे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ओके सर। सर जैसे इसमें तो सारे सीरीज में है रेजिस्टर्स, अगर सपोज पैरेलल में होते तो क्रिस्ट ऐसा क्वेश्चन पूछो, ये कौन सा पैरेलल भाई? मतलब पैरेलल में होते मतलब? सर कह रहा है कि हाँ उसे ही बोलने दो अभी। सर अगर जैसे सपोज दो सेल्स के बीच में हम दो रेजिस्टर्स लगा देते पैरेलल में तो वोल्टेज फिर सेम रख के सॉल्व करते हैं। नहीं तो फिर एक, अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस और लगा दूं मान लो बीच में इधर, तो फिर 3 मैश हो जाएंगे ना, फिर 3 मैश 3 लूप लेने पड़ेंगे, 3 करंट हो जाएंगे। यस सर। हाँ तो फिर 3 लूप लेके करेंगे। सर और अगर हम सिर्फ दो सेल्स के बीच में लगाए, जैसे आपने 1 वॉट और 3 वॉट का लिया है, अगर उसके बीच में हम लगाएंगे तो वोल्टेज सेम रख के सॉल्व करेंगे? नहीं,
कहाँ पे कह रहे हो? इसमें सर बताओ। एफ जी के बीच में, किसके? एम? एफ जी के बीच में जो 1 वॉट और 3 वॉट है। एक मिनट, एम कहाँ हाँ एफ सर, और वहीं पे। एफ और जी के बीच में है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ये तो कह रहे हो? सर नहीं, जो 6 वॉट है, सॉरी 6 ओम वाला जो है, हाँ 6 ओम, इसके साथ अगर हम एक पैरेलल में लगा दे तो। इसके साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दें, ये कह रहे हो? हाँ सर, तो फिर वोल्टेज सेम रख के सॉल्व करेंगे। हाँ तो फिर अगर अगर बाई चांस के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता तो पहले दो रेजिस्टेंस को मिलाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेंगे ना, फिर लगाएंगे ये रूल। ओके सर। हाँ तब ऐसे करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस यहाँ लगा दें सर्किट में, यहाँ से यहाँ, तो फिर ये मैश अलग बन जाएगी, ये मैश अलग, 3 मैश हो जाएंगी, 1 2 और 3। ठीक है? ओके सर। सर मतलब जितना बार करंट डिवाइड होगा उतने ज्यादा मैश बनते रहेंगे। हाँ उतने मैश बनते रहेंगे, उतना वो फिर ज्यादा वेरिएबल होंगे, है ना? ओके सर। तो जितनी मैश बनेंगी, जो स्मॉलेस्ट वाली मैश देखनी है, 2 मैश बनी मतलब 2 वेरिएबल होंगे, 3 स्मॉलेस्ट वाली 3 बनेंगी तो 3 वेरिएबल होंगे, ऐसे वेरिएबल बढ़ते आएंगे जितनी मैश बनाओगे। सर। यस सर करंट की डायरेक्शनल कन्वेंशनल है? नहीं, हमारी चॉइस है ना, हमें पता नहीं है, हम कुछ भी ले लेंगे। ओके सर। वो सॉल्व करके अपने आप आ जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन करवा दो इस पे। हाँ एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग। देखो मैंने एकदम आसान लिया है, और इसमें ये करंट I1 और ये करंट I2, और इसमें हो जाएगा I1 प्लस I2। तुम्हें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, पहले तुम सॉल्व करोगे फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। फाइंड I1 एंड I2। पहले तो देखते हैं आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब सही है आपस में अगर आंसर मैच होता है। ट्राई दिस। सर I1 की वैल्यू 5 है। नहीं, आंसर तो तुम्हें बताओगे। सर I1 की वैल्यू 0 आ रही है। सर I1 की वैल्यू 0 आ रही है। -6.5। पहले तो आपस में मैच करो, आपस में भी मैच नहीं करा तुम लोग आंसर मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो क्वेश्चन अभी लिखा है। सर I1 की -2 और I2 की 5।
चलो क्वेश्चन मैं इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ। मान लो फर्स्ट में चला, मैं ऐसे चलता, ये मैश 1, ये पहला वाला मैश 1 ले रहा हूँ, ये वाला मैश 2 लूंगा। ऐसे मैं इसमें ऐसे जाऊंगा, इस वाले में मैं ऐसे जाऊंगा। तो +4 -I1 -2 into I1 plus I2 equal to 0। इक्वेशन नंबर 1। यस सर, यही आई थी। हाँ तो यस बस सर सही है। गुड। और यस सर यही आई है। और सेकंड मैच में मैं जाऊंगा तो ये आएगी, ठीक, -I2 -2I1 plus I2। हाँ -2 I1 plus I2। ये आई है सेकंड इक्वेशन। यस सर। यस सर। बस सही है, हमें इक्वेशन चेक करनी थी। सर लेकिन आंसर फिर क्यों डिफर कर रहा है? सर -2 और 5 आया आंसर। -2 और 5 तो फर्स्ट कोई वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा तो ये कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर इक्वेशन रहा है। चेक आई। अब इसमें वैल्यू रख के चेक कर लो। सर अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें। वेट, सेकंड इक्वेशन भी आप लोगों की सेम आई। यस सर। यस सर। हाँ तो इक्वल नहीं रखना है, एक एलिमेंट तो एक को तो एलिमिनेट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर सब्ट्रैक्ट करो। यस सर, वही किया है। सर I1 तो 2/3 आ गया। I1 कितना है? 2/3। हाँ 2/3 आ रहा है मेरा। नहीं, और अभी बाकी सबको मैच कर रहा है। सर I2 = 2 आ गया। I1 0 आ रहा है। तो I2 इसमें 2 आ गया। हाँ तो I1 सर सही थे मेरे आंसर, यही तो आया था मेरा। यस सर, हाँ मेरी थोड़ी सी गलती हो गई तो ठीक हो गई। हाँ तो अब मेथड Zero कोई two। बात नहीं, आंसर है, इससे कोई बात नहीं। तो मेथड समझ में आ गया, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ तक देखो, सबका सेम आंसर आ गया। यस सर। यस सर। सर यही आया। हाँ मेथड क्लियर है, मेथड क्लियर है। मेनली हमें मेथड समझना है, कोई भी जब मैच दी होगी तो हमें ऐसे मेथड यूज करना है, ठीक है। सर हमें हर जॉइंट पे लूप को चेंज करना है।
नहीं, जो स्मॉलेस्ट वाले मैश लिए हैं मैंने मैंने ऐसा लिया, ये छोटे वाली लूप, ये छोटा वाला लूप है ना। हम यस ऐसा भी सर। कर सकते हैं, ये एक छोटा लूप और ये बड़ा लूप, ऐसा ले लिया। कोई भी दो लेने पड़ेंगे क्योंकि दो वेरिएबल है, वो सबसे आंसर सेम आएगा। एक छोटा ले लिया, एक बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हमें बस लूप लेना है, कैसे भी लो, और जितने वेरिएबल हैं उतने लूप लेने पड़ेंगे। दो वेरिएबल हैं तो दो, हमें दो इक्वेशन लेनी है, तो आंसर अपने आप सेम आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। यस सर सर। एक डाउट था हाँ बोलो। सर, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कैसे, मतलब कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव समझ नहीं आ रहा सर। कहाँ पे इक्वेशन में समझ में नहीं आया? हाँ सर, मतलब दोनों इक्वेशन में नेगेटिव कैसे आ रही है? ये हाँ सर। ये माइनस क्यों आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। यहाँ पे देखो, करंट हमने I1 इधर माना ना, इधर तो, ये और हम इस मैश में मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया मैंने, यहाँ नीचे से पहले इधर गया ऊपर, तो मैं ऐसे ही आऊंगा ना, तो ऐसे ही वापस आऊंगा। एक बार जैसे ही आऊंगा उसी के अलॉन्ग वापस आना है मुझे। तो जब मैं इधर जाऊंगा तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है ना, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है। यस सर। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो माइनस आई आर आई आएगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाएंगे हम। ठीक है। ऐसे इसमें भी माइनस में आया क्योंकि हाई से लो की तरफ गए। अगर हम नीचे से ऊपर जाते तो हम ये प्लस में ले लेते। ओके सर। तो अब समझ में आया माइनस क्यों लिया है? हाँ सर, और अगर सर बहुत सारे सेल्स हो तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 4 वोल्ट है, उसके पास में भी दूसरा सेल रख दिया 6 वोल्ट का, तब क्या तो करेंगे सर हम? अभी एग्जाम्पल में इतने सारे सेल तो लिए मैंने, 8 9 एक ही मैश में। यहाँ पे लिए ना इतने सारे, यस सर। तो फिर ऐसे करेंगे, भूल गए ये? ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ, एक से ज्यादा होंगे तो ऐसे करेंगे। चलो अब क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को एक, ठीक है। सर क्वेश्चन में हमें करंट की डायरेक्शन गिवन होगी? नहीं, कभी कभी दी होती है, नहीं तो हम खुद एज्यूम करनी होगी, हमें खुद मानना होगा जनरली। ओके सर। हम कोई भी डायरेक्शन मान लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाता है साइन, सर ठीक इसमें है। पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला कोई केस मतलब कंडीशन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमें जहां भी हमें पसंद आए, हम यही तो बात है हमारी, हम जहां पसंद आए वो डायरेक्शन ले लो, बाद में अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये इनफाइनाइट ग्रिड है और किसी भी दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस आर है। कोई भी दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस आर है। तो ए और बी के बीच का पूरी ग्रिड का रेजिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट, वो निकालना है। ये सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये ऐसे इनफाइनाइट ग्रिड है एक, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है?
सर हर उस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हाँ, ये हर पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है, ऐसा इनफाइनाइट ग्रिड है ये, इनफाइनाइट अप टू इन्फिनिटी, सब तरफ, चारों तरफ। तो ओके सर। ये 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, तो इनके बीच में पूरी जो ग्रिड होगी उस पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर सब रेजिस्टेंस आर आ रहा है, सब इक्वल रेजिस्टेंस। ओके सर। सर 0। सर 3/4R। 3/4R नहीं, नहीं। सर 4R/3। 4R/3 नहीं, वो भी नहीं होगा। सर R। नहीं। कैसे निकाल रहे हो तुम लोग, ये भी तो बता दो मुझे, मेथड क्या है तुम्हारा? सर डेड एंड अज्यूम कर रहे हैं हम तो फिर सबको, ए डेड और एंड? बी के भी। नहीं नहीं, डेड एंड कैसे? ये तो इधर भी ग्रिड है, ऊपर, इधर नीचे भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, डेड एंड हाँ कैसे? सर वहां से आ नहीं रहा ना वापस। नहीं नहीं, ऐसे कैसे डेड एंड? नहीं नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं हम ये कैसे मालूम हमें नहीं आ रहा? ये इनफाइनाइट ग्रिड है, इसमें एक बार करंट लगाया तो हर ब्रांच में करंट चला जाएगा ना। ओके सर, ओके ओके। हाँ, ये डेड एंड नहीं है, ये तो मैंने ऐसे बना रखे हैं, ये इनफाइनाइट है, बना नहीं पाए यहाँ पेज पे। ये इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी, नीचे भी इंफिनिटी है, वो मैंने नहीं बनाए, डेड एंड नहीं लेने उनको। सर 0 है। नहीं, 0 नहीं है। मैं सॉल्व करूं? तो सिमेट्री से कटना नहीं चाहिए मतलब। सर 1/R। 1/R तो फिर डायमेंशन रॉन्ग। सर एक बार बता दे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेथड, देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ए और बी के बीच में, यहाँ ए और बी के बीच में, ये मैंने वी वोल्ट की एक सेल लगा दिया, ठीक है। और मैं मान रहा हूं यहां से करंट आई गया, तो आई करंट अगर गया तो आई करंट वापस आएगा इसमें, है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे जब आई जाएगा ना, उसको देखो, ए पॉइंट पर सब तरफ सिमेट्री से वो आई करंट के लिए ये इनफाइनाइट ग्रिड है, यहाँ पे गया तो चारों तरफ इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी I/4 करंट, ये जो आई गया इसमें से I/4 इधर जाएगा, I/4 ऊपर, चारों तरफ I/4 जाएगा इस करंट में से। और इसी तरह जो करंट वापस आ रहा था उससे भी चारों तरफ से I/4 वापस आ रहा होगा, I/4, क्योंकि ये इनफाइनाइट ग्रिड है, सिमेट्री है। तो इसलिए बीच वाले उसमें अगर मैं ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस R इक्वलेंट मानता हूं, तो I/R इक्वलेंट, इस पूरी ग्रिड का मैंने रेजिस्टेंस R लगा दिया ए और बी के बीच में, तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर I/R इक्वलेंट। और ये किसके बराबर होगा? I/4 इधर से गया और I/4 ये जो वापस आ रहा था इसमें से, तो ये टोटल करंट इसमें हो गया I/2। तो I/2 इंटू R इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, ये दोनों इक्वल हैं।
इसलिए आर इक्वलेंट कितना जाएगा, आर इक्वलेंट इज 2। सर ये I/2 का एक बार बताना दोबारा। I/2 के लिए यहाँ पे देखेंगे आई करंट यहाँ गया तो उससे 4 रास्ते मिले जाने के लिए, ठीक है। तो चारों रास्ते क्योंकि चारों तरफ इंफिनिटी है, इनफाइनाइट ग्रिड है, तो सिमेट्री से वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा चारों में, इसलिए इधर गया I/4। और ऐसे जो करंट आई वापस आ रहा I/4 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 वापस आएगा, तो इसलिए I/4 प्लस I/4 I/2 करंट होगा। ये मेथड है इसका, बड़ा आसान मेथड है। ओके, इससे आर इक्वलेंट R/2। ठीक है, आज यहीं तक कर रहे हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर I/2 समझ नहीं आया सर ये। हेलो, जो करंट आई गया ना यहाँ पे वो चारों पार्ट में इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो I/4 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 करंट जा रहा है चारों ब्रांच में, तो जाने वाले करंट आई की वजह से कितना गया I/4। हाँ सर। और जो करंट आई वापस आ रहा है वो भी चारों तरफ से इक्वल करंट आएगा सिमेट्री से, क्योंकि बहुत बड़ी ग्रिड है ये। तो जो वापस आने वाला करंट है वो भी I/4 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 चारों तरफ से आएगा, तो इसलिए इसमें सुपरपोजिशन कर दिया। तो I/4 जाने वाले की वजह से और I/4 आने वाले की वजह से, तो कितना हो गया I/2, इसलिए I/2 ले लिया। ठीक है। अब ये इसका मेथड है, याद कर लेंगे इसे। सर अगर ये हमें डेफिनेट दिया हुआ होता कि ये इतने ग्रिड्स है तब कैसे करते हैं? तो फिर या तो हमें किरचॉफ लगाना पड़ता, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते, अगर डेफिनेट तो फिर देखना पड़ता कहाँ तक दिया हुआ है, उतने रेजिस्टेंस कंसीडर करते, है ना। ओके सर, वो क्वेश्चन अलग होता। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड बाय। गुड नाइट सर। हाँ, गुड बाय, गुड नाइट।